अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तकदीर का बोझ किस्त नंबर 3, आपका प्यारा डाइजेस्ट, राजों भरी दुनिया, रिटन बाय फातिमा बलोच। हिरा की तबीयत इन दिनों काफी खराब रहती थी। दर्द और कमजोरी ने इसे बेहाल कर दिया था। अक्सर वो रात को जल्द ही सो जाती थी। उस लम्हे नौमान के दिल की बेकरारी उसे सबा की कमरे की तरफ ले जाती। सबा भी मुकम्मल तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रही होती। वो दोनों दरवाजा आहिस्ता से बंद करके एक दूसरे के करीब होते और फिर लम्हा लम्हा उनकी कुर्बत बढ़ती जाती। नुमान के लम्स और सबा की चाहत इनके दिलों को करीब कर रही थी। सबा के लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था। नुमान जब रात को आहिस्तगी से उसके बालों में हाथ फेरता या उसकी आंखों में डूबकर उसे अपने करीब करता तो सबा उस पर महरूमी और तन्हाई को भूल जाती। वो दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून तलाश करते, जैसे बरसों से प्यासे लम्हे अचानक बारिश की सूरत में बरसे हों। चंद दिन बाद हिरा अपनी चचाजाद बहन की शादी में शिरकत के लिए अपने बेटे को साथ लेकर घर से चली गई। इसके जाते ही नुमान और सबा के ताल्लुकात बेहद गहरे हो गए। नुमान ने दफ्तर का काम भी दूसरों के सुपुर्द कर दिया और खुद बीमारी का बहाना बनाकर ज्यादातर घर पर रहने लगा। पूरा एक हफ्ता वो दोनों अपने ही जहां में खोए रहे। खुशबू, लम्स और मोहब्बत के लम्हे इन पर ऐसे छाए कि वक्त जैसे थम गया हो। यूं कहिए सबा की महरूमियों और तन्हाइयों के साए जैसे लम्हा ब लम्हा झटते चले गए। नुमान के लम्स में वो सुकून था जिसे सबा बरसों से तरस रही थी। जब वो उसके बालों में उंगलियां फेरता तो सबा की दिल की बेचैनी जैसे मदम पड़ जाती और जब वो गहरी नजरें उसकी आंखों में डालता तो सबा अपने आप को उसके वजूद में गुम महसूस करती। सबा, नुमान ने धीमी आवाज में कहा। वो चौंक गई और नुमान की नजरें उसकी आंखों में गहरी डूबी हुई थी कि वो पलक झपकना भी भूल गई हो। लम्हे भर को कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। नुमान ने इसका हाथ थाम कर कहा, तुम्हें खबर भी है कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी रोशनी भर दी है। सबा के होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल में बरसों का खला जैसे भर गया हो। नुमान ने आहिस्तगी से उसे अपनी तरफ खींचा और सबा ने बगैर किसी मज़ाहमत के खुद को उसके करीब महसूस किया। नुमान ने उसके होंठों को नरमी से छुआ तो सबा अपनी महरूमी पर और दुख को भूलकर एक नए जहां में जा पहुंची। वो लम्हे इतने शदीद और भरपूर थे कि उनमें वक्त का एहसास तक बाकी ना रहा। शादी से वापसी पर हिरा थकी हुई मगर खुश मूड में थी। घर का दरवाजा खुला तो उसे अंदर एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। नुमान सोफे पर बैठा था मगर उसके चेहरे पर वही पुरानी थकन या उलझन ना थी, बल्कि एक अनोखी मुस्कुराहट और चमक, जैसे कुछ छुपा हुआ सुकून उसके दिल को घेरे हुए हो। हिरा ने चौंक कर सोचा, ये कैसा बदलाव है? ये तो बीमार कह रहा था मगर लग तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहा है। पहले दिन तो उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद वहम हो, लेकिन फिर छोटी छोटी चीजों ने उसे चौंका दिया था। नुमान अक्सर फोन को अपने पास रखता और जरा सी बेल पर फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। कभी आईने में सामने खड़े होकर बेदहानी में मुस्कुरा देता, जैसे कोई याद उसके दिल को छू गई हो। एक दिन हिरा किचन में गई तो अचानक एक मानूस सी खुशबू ने उसके वजूद को छू लिया। ये खुशबू अजीब थी। पर्दे, बर्तनों, तो पूरे किचन में ये बसी हुई थी। हिरा ने चौंक कर सोचा, ये खुशबू तो बिल्कुल मर्दों वाले परफ्यूम जैसी है, फिर ये यहाँ कैसे? वो ठटक कर रह गई। किचन तो हमेशा उसी के इस्तेमाल में आता है, और फिर ये मैट किसकी हो सकती है? उसने बर्तनों के रैक और खिड़की के पर्दे तक को छुआ मगर खुशबू कहीं से कम ना हुई।
ہیرا کے دل میں ایک انجان خوف سر اٹھانے لگا. کیا واقعی نعمان یہاں کسی اور کے ساتھ آتا رہا ہے یا یہ سب میرا وہم ہے؟ اس نے دماغ میں سوالوں کی گونج کو جھٹلاتے ہوئے اور دل جیسے اپنی ہی دھڑکن کے شور میں دب گیا ہو. اسی شام وہ اپنے بیٹے کا کھلونا ڈھونڈنے اسٹور میں گئی. کمرہ صاف ستھرا اور ترتیب سے رکھا ہوا تھا. حالانکہ ہیرا جانتی تھی کہ وہ خود کئی دنوں سے اسٹور میں نہیں آئی. پھر اچانک اسے ایک دوپٹہ نظر آیا جس پر اجنبی سی خوشبو اور ہلکی سی لپسٹک کا داغ تھا. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی کوئی عورت اس گھر میں؟ اب ہیرا کا وہم آہستہ آہستہ حقیقت میں بدل رہا تھا، مگر ابھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. ہیرا نے اس دن سوچ رکھا تھا کہ وہ اب مزید اندھیروں میں نہیں رہے گی. اس کے دل کے کونے کونے میں سوالات کا بوجھ، وسوسوں کا شور اور شک کا کانٹا گہرا ہو چکا تھا. وہ خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کر چکی تھی، مگر ہر بار نعمان کے بدلتے انداز، اس کی چھپ چھپ کر باتیں کرنا اور بلا وجہ کی مسکراہٹیں اس کے دل کو تڑپا دیتی. آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. صبح کا وقت تھا. نعمان حسب معمول تیار ہو رہا تھا. ہیرا نے کچن میں مصروفیت کا بہانہ بنایا، مگر اس کی نظریں بار بار کمرے کے دروازے پر جا رہی تھی. چند لمحوں بعد نعمان نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا. میں دفتر جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا، اس نے عام سے لہجے میں کہا. ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. جیسے ہی نعمان گھر سے نکلا، وہ بھی چند لمحوں بعد برقع اوڑھ کر باہر نکل آئی. سڑک پر نعمان کی گاڑی ذرا فاصلے پر کھڑی تھی اور ہیرا کسی اجنبی کی طرح رکشے میں بیٹھ کر اس کا پیچھا شروع کر دیا. رستے میں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یا اللہ، جو میں سوچ رہی ہوں وہ سب سچ نہ ہو. وہ بار بار زیر لب دعا دہراتی رہی. چند موڑ موڑنے کے بعد نعمان نے گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹور کے سامنے روکی. ہیرا نے بھی رکشہ ذرا فاصلے پر رکوا دیا. وہ بغور دیکھتی رہی. نعمان نے اسٹور سے کچھ پیکٹ لیے اور جلدی سے گاڑی میں رکھے. ہیرا نے سوچا شاید دفتر جاتے ہوئے گھر کے لیے سامان خرید لیا ہو، مگر اگلا لمحہ اس کے اوسان خطا کرنے والا تھا. اسے فون آیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے. وہ سننا چاہتی تھی مگر فاصلہ زیادہ تھا. اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، جیسے کسی نے اس کے وجود سے زمین کھینچ لی ہو. نعمان نے تیزی سے گاڑی گھمائی اور نعمان دوبارہ اپنے گھر کے سامنے جا رکا. رستے پر اس کے لبوں پر ایک خفیف مسکراہٹ کھلتی رہی. صبا نے فون پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہیرا بازار گئی ہے، اس لیے وہ سکون سے کھانے کا سامان لے کر آ جائے. یہ سن کر نعمان کے دل کو جیسے ایک موقع مل گیا تھا. شادی کے بعد سے ہیرا کی واپسی نے ان دونوں کے لمحوں کو محدود کر دیا تھا، مگر آج قسمت نے خود انہیں ایک چھوٹا سا وقت ساتھ گزارنے کا بہانہ دیا تھا. ہیرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے. دل نے آخری امید کا سہارا لینا چاہا، مگر آنکھوں کے سامنے نعمان کو دروازے پر جاتے اور مسکراتے دیکھ کر وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا. اب وہ مزید دیکھ نہ سکی. آنسو ضبط کی دیوار توڑتے ہوئے رخساروں پر بہنے لگے. اس کا دم گھٹنے لگا. اس کے باوجود وہ شکستہ حال، خاموشی طاری. دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا. گھر پہنچتے ہی اس نے خاموشی سے پچھلے دروازے کی چابی لگائی اور اندر داخل ہو گئی. قدموں کی چاپ دبے دبے انداز میں کچن کے راستے ڈرائنگ روم میں بے جان سی صوفے پر بیٹھی. صبا اور نعمان سرگوشیوں میں کھوئے ہوئے کہکے لگاتے کسی اور دنیا میں مگن تھے. دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ہیرا کے دل میں ان کے راز کا پردہ فاش ہو چکا ہے. ہیرا کی نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھتی جہاں سے نعمان اور صبا کے آنے کی توقع تھی. دل کے اندر خوف اور غصہ ایک ساتھ گونج رہے تھے.
जब काफी देर तक दोनों बाहर ना आए तो हिरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके दिल में खौफ और गुस्से का शोर तेज हो गया और हिरा ने तेजी में दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। और फिर जो मंजर उसके सामने था वो किसी खुली किताब की तरह साफ और बेरहम था। सबा भीगे बालों के साथ नुमान की बाहों में कैद थी। नुमान उसके चेहरे के करीब झुका हुआ और सबा के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रक्सन थी। हिरा की आंखों में एक लम्हे को सब कुछ धुंधला गया। दिल के अंदर खौफ और गुस्सा एक साथ गूंजने लगे, जैसे अंदर ही अंदर बगावत बर्पा हो गई हो। उसका वजूद कांपने लगा, मगर उसके कदम जमे के जमे रह गए। नुमान और सबा दोनों सकते में आ गए। कमरे की फिजा यकदम बोझल हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। नुमान के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, होंठ कपकपाने लगे। इसके लबों से बस एक ही टूटी हुई फरियाद निकली, हिरा मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं भटक गया था, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हिरा का दिल इतने बुरे तरीके से टूटा था कि वो नुमान की एक भी बात सुनने के लिए तैयार ना थी। सबा खामोशी से खड़ी थी, जैसे खुद अपने अंजाम को देख रही हो। पूरा दिन हिरा ने खुद को कमरे में कैद किए रखा, ना खाने को हाथ लगाया और ना पानी का कतरा पिया। इसके सामने सब कुछ धुंधला गया था। दिल का बोझ इतना बढ़ गया था कि बेटे की मासूम मुस्कुराहट भी उसके जख्मों को मरहम ना दे सकी। वो बस खामोश बैठी रही, जैसे पत्थर की मूरत हो जिसके अंदर सब जज्बात मर चुके हैं। रात तवील और अजियतनाक थी। हिरा ने करवटें बदलते बदलते सोच लिया था कि अब ये घर उसके लिए जेल से कम नहीं। वो शख्स जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अगली सुबह जब घर के सब दरो दीवार अभी नींद में डूबे थे, हिरा ने अपने आंसू पोंछे और खामोशी से सामान बांधना शुरू कर दिया। उसके साथ उसका पूरा वजूद कांप रहा था, मगर दिल में फैसला पुख्ता था। उसने बेटे को गोद में उठाया और बिना किसी को कुछ बताए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नुमान जैसे ही जागा और हिरा को जाते देखा तो घबरा कर दौड़ा। दरवाजे पर आकर वो गिड़गिड़ाने लगा, हिरा प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार मेरी बात सुन लो। मगर हिरा के दिल पर लगा जख्म ऐसा था जो कभी मुंदमिल नहीं हो सकता था। उसने एक लम्हे को भी पलट कर नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम मजबूत थे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हिरा का वजूद थकन से चूर था। रेलगाड़ी के शोर में भी उसके अंदर सन्नाटा गूंज रहा था। वो बेटे को सीने से लगाए सोच रही थी कि आगे की मंजिल कहाँ होगी, कौन सा रास्ता इसके जख्मों को सहलाएगा। लेकिन एक बात तो तय थी, वो इस घर, इस रिश्ते और इस धोखे से बहुत दूर जाना चाहती थी। पीछे माजी की तलखियां थी और आगे नामालूम सफर। मगर वो जानती थी कि अपनी इज्जत और वकार के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। ट्रेन की सीटी गूंजी, दरवाजे बंद हुए और हिरा अपने बेटे के साथ एक अनजान सफर पर रवाना हो गई। नुमान हैरान आंखों से दरवाजे के उस पार देखता रहा। सबा खामोश खड़ी थी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत और हवस के खेल ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर डाली। ये कहानी औरत और मर्द दोनों के लिए एक पैगाम है। मोहब्बत के नाम पर धोखा कभी किसी को खुशी नहीं देता। वक्ती सुकून का लालच हमेशा पछतावे की आग में जलने पर मजबूर करता है। हिरा का किरदार ये सिखाता है कि इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत और एतमाद को कायम ना रख सके तो फिर औरत के लिए सबसे बेहतर फैसला यही है कि वो अपनी इज्जत के साथ आगे बढ़ जाए, चाहे सफर कितना ही कठिन क्यों ना हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर जरूर करें।